हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोचकता बाइट्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक्टर 36 मूवी के बारे में। सेक्टर 36 एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसके डायरेक्टर है आदित्य निम्बालकर और प्रोड्यूसर है जियो स्टूडियोज और मेडॉक फिल्म्स। इसमें मेन लीड में विक्रांत मैसी और दीपक डोबरियाल। विक्रांत मैसी को आपने 12 फिल्म देखा होगा और दीपक डोबरियाल तन्नू वेड्स मन्नू और हिंदी मीडियम जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। ये मूवी 13 सितंबर को रिलीज हुई थी नेटफ्लिक्स पर और आज मैं आप लोगों को इसकी कहानी बताने वाला हूँ। ये मूवी असलियत में बेस्ड है 2006 के नोएडा मर्डर केस पे। यह कहानी एक सीरियल किलर के इर्द गिर्द घूमती है जो कि बच्चों को मार के खा जाता था और उनके जो ऑर्गन्स थे वो बेच देता था। तो इस मूवी की शुरुआत होती है कि एक एक नौकर है प्रेम नाम का। वो अपने घर में बैठकर देख रहा है केबीसी और उसके बाद वो केबीसी देखते देखते जब बीच में ब्रेक आता है तो वो ऊपर जाता है अपने छत पे। वहाँ पर एक लड़की को बेहोश किया हुआ था और उसके बाद उसको काट कर फेंक देता है। इस प्रकार ये कहानी आगे चलती रहती है और आगे जाके हमें अगले सीन में एक पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है। वहाँ पर दीपक डोबरियाल जो है वो एसआई है और मेन हेड है। वहाँ पर दिखाया जाता है कि भाई ये करप्ट पुलिस ऑफिसर है, इनका नाम है रामचरण पांडे। ये करप्ट ऑफिसर है और वहाँ पर लोगों की कंप्लेंट नहीं लिखते हैं जब तक कि पैसे ना दिया जाए। और वो करे भी क्या, 1.5 लाख या बची थी राजीव चौक की और 3 पुलिस वाले थे तो सबकी कंप्लेंट तो नहीं लिख सकते थे, सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस वाले बहुत कम थे। तो इस प्रकार से ये सब लोग काम नहीं कर रहे थे। और उसके बाद आगे जब इन्हें मर्डर्स का खुलासा होने लगता है तो ये लोग भी साथ साथ में इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। अब आगे बताया जाता है कि एक बच्चा जो है क्रिकेट खेल रहा था, उसकी बॉल कीचड़ में चली जाती है। जब वो उसे निकालने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर एक लड़की का हाथ मिलता है। तब वो पुलिस को कंप्लेंट करता है तो पुलिस आगे कहती है कि भाई ये तो किसी बंदर का हाथ है। तो वो आगे रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। उसके बाद रामचरण पांडे की निजी ज़िंदगी दिखाई जाती है कि वो उसके पिताजी जो थे वो कॉलेज में प्राध्यापक थे और वो अपने पिताजी को बहुत मानता है। और उसके बाद ऐसे आगे चलते चलते एक दशहरा मेले का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर राम हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोचकता बाइट्स। और उसके बाद आगे दिखाया जाता है कि किस तरह से जब वो लोग आगे एक दशहरा मेला देखने के लिए जाते हैं, वहाँ पर जो है दीपक डोबरियाल वो रावण का किरदार निभा रहे होते हैं। और वहाँ पर जो दशहरा मेला देखने जाते हैं तो एक बाप अपनी बेटी के मिसिंग होने कंप्लेंट लिखाने आता है। तो दीपक डोबरियाल उसे मना कर देते हैं कि मैं ये एफआईआर नहीं लिखूंगा, हमारे पास और भी पहले से बहुत केस है। तो जब दीपक डोबरियाल अपना एक्ट ख़त्म करके बाहर निकलते हैं तो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि हमारी बेटी कहाँ पर है। तो वो कहती है वो वहाँ बच्चों के साथ खेल रही है। तब वो उसे कहते हैं कि उसे अकेला क्यों ना दिया। तब वो जब अपनी बेटी को ढूंढने निकलते हैं तब वो देखते हैं कि जो प्रेम है, मतलब कि जो विक्रांत मैसी है, वो मुखौटा लगाया हुआ है और वो कहीं पर जा रहा है। उसके कंधे पर एक बच्ची है और वो बच्ची दीपक डोबरियाल की बेटी ही थी। तो दीपक डोबरियाल उसे पीछे से आवाज़ देते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वह बच्ची को छोड़ के वहाँ से भागता है। दीपक डोबरियाल उसका पीछा करते हैं लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते हैं। तो इस तरह से दीपक डोबरियाल जब उनको रियलाइज़ होता है कि कभी आफत मेरे बेटे पे भी आ सकती है तो ऐसा सोच के वो केस को सोल्व करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो इसी क्रम में वो सबसे पहले जो उन्हें दशहरा के दिन वो मिला था जिसका जो अपनी बेटी कंप्लेंट लिखाना था, सबसे पहले उसकी कंप्लेंट लिखते हैं और उसका केस सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस क्रम में उन्हें पता चलता है कि उसकी बेटी सबसे पहले जो प्रेम जिसके यहाँ काम करता था, मतलब प्रेम जिस घर में रहता था, बस्सी साहब का घर, बस्सी था उसका नाम, वहाँ पर नौकर था बस्सी का। लेकिन का वो उस बेटी का बाप कहता है कि ये बस्सी के घर रिक्शा वाले लास्ट हाउस से उतरा था और वहीं से वो गायब हुई है। तो दीपक डोबरियाल जो है वो बस्सी के घर पूछताछ करता है तो बस्सी उससे कहता है कि मैं तुम्हारे कमिश्नर और होम मिनिस्टर का बेटा, हम तीनों पक्के दोस्त हैं। तो दीपक डोबरियाल उससे पूछताछ फिर भी करता है तो वो कहता है कि ये जो आदमी तुम्हारे पास रिपोर्ट लिखाने के लिए आया है उसकी बेटी एक कॉल गर्ल थी। तब दीपक डोबरियाल उस आदमी से पूछता है कि तुमने बताया क्यों नहीं कि वो कॉल गर्ल थी, और ऐसे कुछ पूछता है। तब वो आदमी कहता है कि आपका काम ढूंढना है, वो कुछ भी करे। तो वो दीपक डोबरियाल कहता है कि उसको तो मैं ढूंढ लूँगा लेकिन तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद दीपक डोबरियाल वहाँ से चला जाता है। तो बस्सी जो है, तो प्रेम को पता चल जाता है कि भाई बस्सी बहुत पावरफुल आदमी है, मुझे कुछ नहीं होने देगा। तो वो और भी खुला रहता है और भी बच्चों को किडनैप करता है और मारता रहता है। तो उसके बाद जो बस्सी है वो कमिश्नर को फ़ोन कर देता है कि भाई ये हमें मुझे परेशान कर रहा है। तो कमिश्नर दीपक डोबरियाल को बुलाता है और उससे कहता है कि ये सब क्यों कर रहे हो बेकार, आज तक तो तुम्हारी कोई कंप्लेंट नहीं है, राजीव चौक से आराम से बैठे थे, काम करते रहो,
मेरे बताए अनुसार काम करोगे प्रमोशन भी होता रहेगा। दीपक डोबरियाल उसकी बात नहीं मानता, इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। लेकिन कमिश्नर को पता चल जाता है कि इसने इन्वेस्टिगेशन जारी रखी है, तो वो दीपक डोबरियाल को सस्पेंड कर देता है। अब जब दीपक डोबरियाल सस्पेंड हो चुका है तो फिर भी प्रेम का पीछा करना जारी रखता है। प्रेम का पीछा करने से उसे पता चलता है कि एक कंपाउंडर है जो प्रेम की मदद कर रहा है। प्रेम जो है उनके ऑर्गन्स, मतलब कि उनके जो शरीर की हड्डियाँ वड्डियाँ, आंखें और हार्ट और जो थे वो सब उस कंपाउंडर को बेचता था। तो दीपक डोबरियाल का सस्पेंशन ख़त्म होते होते उन्हें वो कंपाउंडर मिल जाता है और उसके बाद दीपक डोबरियाल उस कंपाउंडर को उठा लेता है अनऑफिशियली, मतलब कि मुंडे मुंह पर वो कपड़ा डाल के जाते हैं और उस कंपाउंडर को उठा लेते हैं और उसे मार के उससे सचो दिलवाते हैं। सचो दिलवाने के बाद वो कंपाउंडर कह देता है कि सारा प्रेम का किया है। और जब प्रेम को वो लोग उठाते हैं तो वो प्रेम बहुत ही आसानी से कबूल कर लेता है कि भाई यहाँ सब मैंने ही किया है। और प्रेम अपनी बैक स्टोरी बताता है कि जब वो छोटा था तब उसके मामा ने भी उसके साथ गलत काम किया था, इसलिए उसे अब बच्चों को मारने में मजा आता है और उसने अपने मामा को काट के खाया था। मतलब कि वो उसके मुंह वो नरभक्षी हो चुका था, उसके मुंह में खून लग चुका था। तो अब हर 10 दिन में उसे एक बच्चा खाने की आदत पड़ चुकी थी। तो इस प्रकार वो कबूल कर लेता है कि भाई उसने 25-26 बच्चों को अभी तक मार दिया है। फिर दीपक डोबरियाल जो है वो उसकी बताई हुई जगहों पर खोदते हैं तो सारे बच्चों की लाशें और निकलती है और उसे उठा लिया जाता है। उसके बाद बस्सी को भी उठा लिया जाता है, लेकिन बस्सी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाता। तब तक जो है वो जो कमिश्नर था उसका ट्रांसफ़र हो चुका था और नया कमिश्नर आ चुका था। लेकिन जो पुराना वाला कमिश्नर था उसने जो है उस कंपाउंडर को जहाँ पे छुपा रखा था, दीपक डोबरियाल जो साथी पुलिस वाला था उसे रुपए देकर अपने साथ मिला लिया और जिस कंपाउंडर को जहाँ पे छुपा रखा था वहाँ पे उसकी सुपारी दे दी। उसके बाद केस चलता रहा आगे और जब दीपक डोबरियाल प्रेम से कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया, बस्सी का नाम क्यों छुपा रहे हो, तो प्रेम कहता है कि बस्सी साहब मेरे परिवार को भी रुपए देने वाले हैं। तो वो कहता है कि बस्सी साहब ने तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं दिया, तुम्हारे परिवार के पास कुछ भी नहीं पहुंचा। तब प्रेम कहता है कि एक सीडी है, वहाँ आप मेरे गांव जाइए, वहाँ पर आपको एक सीडी मिलेगी, तो आप उस सीडी में आपको सारे सबूत मिल जाएंगे। तो दीपक डोबरियाल जो है और प्रेम के गांव जाता है, वहाँ पर सीडी मिलती है। सीडी में पता चलता है कि ये जो बस्सी है ये भी पूरे घटना में शामिल था। और उसके बाद जब दीपक डोबरियाल सीडी लेकर वापस आ रहा होता है तो रास्ते में उसे उस पुराने वाले कमिश्नर के आदमी मरवा देते हैं और यहाँ पर यह फिल्म ख़त्म हो जाती है। अब इसमें तो नहीं बताया गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह जो नोएडा वाला मर्डर केस था, इसके जो दोनों आरोपी थे वो मालिक और उसका नौकर, उन दोनों को 2023 में रिलीज़ कर दिया गया है। मतलब इन आरोपों से मुक्त कर दिया गया है सबूत ना मिलने की स्थिति में। और इसी के साथ यहाँ पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। वो जो इसमें एक इंटरव्यू का सीन है जहाँ पर प्रेम अपने सारे जुर्म कबूल करता है दीपक डोबरियाल के सामने, वो सीन इतना बढ़िया है ना, आप लोग इसे यूट्यूब पर देख सकते हो, फ्री में अवेलेबल है। और बस इतनी थी इसकी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो कहानी और मूवीज़ की कहानी जाननी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और किस मूवी की कहानी जाननी हो वो कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय।